नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। तो आज की वीडियो में हम हिंदी के एक प्रैक्टिस सेट को लगाएंगे। तो आप सभी कोशिश कीजिएगा कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न आपके इस प्रैक्टिस सेट से सही हो। कोशिश कीजिए कि ज़्यादा प्रश्न आप लोग कर पाएं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं पहला प्रश्न। तो देखिए पहला प्रश्न है, वैशाली की नगर वधू उपन्यास किसने लिखा है? ऑप्शन ए शिव पूजन सहाय, या ऑप्शन बी चतुर्सेन शास्त्री, सी इलाचंद जोशी, या ऑप्शन डी जैनेन्द्र कुमार। तो देखिए वैशाली की नगर वधु उपन्यास किसने लिखा है? शिवपूजन सहाय ने, या चतुर्सेन शास्त्री, इलाचंद जोशी ने, या जैनेन्द्र कुमार ने। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चतुर्सेन शास्त्री। आचार्य चतुर्सेन शास्त्री ने वैशाली की नगर वधु उपन्यास लिखा है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। याद रखिएगा, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है पहला ही। वैशाली की नगर वधु उपन्यास किसने लिखा है? चतुर्सेन शास्त्री जी ने। अब इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास भगवती चरण वर्मा द्वारा नहीं लिखा गया? ऑप्शन ए टेढ़े मेढ़े रास्ते, या ऑप्शन बी भूले बिसरे चित्र, या ऑप्शन सी हृदय की प्यास, या ऑप्शन डी सभई नचावत राम गुसाई। तो देखिए इनमें से कौन सा उपन्यास है जो भगवती चरण वर्मा द्वारा नहीं लिखा गया? तो देखिए टेढ़े मेढ़े रास्ते, भूले बिसरे चित्र और सभई नचावत राम गुसाई, ये तीनों ही उपन्यास भगवती चरण वर्मा के हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हृदय की प्यास, जो कि भगवती चरण वर्मा का उपन्यास नहीं है। हृदय की प्यास जो है, इसके जो रचनाकार हैं वह है चतुर्सेन शास्त्री। याद रखिएगा, ये भी प्रश्न बन सकता है कि हृदय की प्यास के जो है रचनाकार कौन है। तो याद रखिएगा, हृदय की प्यास के लेखक हैं चतुर्सेन शास्त्री जी। याद रखिएगा। अब इसके बाद देखिए अगला यहाँ पर प्रश्न है, देखिए क्वेश्चन नंबर 3, आगरा बाजार नाटक के रचयिता हैं? ऑप्शन ए विनोद रस्तोगी हैं, या हबीब तनवीर हैं, या मोहन राकेश, या ऑप्शन डी रमेश बख्शी। तो देखिए आगरा बाजार नाटक के रचनाकार कौन है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हबीब तनवीर। याद रखिएगा, आगरा बाजार नाटक के रचनाकार या लेखक कौन है? हबीब तनवीर। अब इसके बाद अगला प्रश्न है, मादा मिट्टी नाटक के रचयिता हैं? ऑप्शन ए सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, ऑप्शन बी रमेश बख्शी, सी कुसुम कुमार, या ऑप्शन डी राजी सेठ। तो देखिए मादा मिट्टी जो नाटक है, इसके रचनाकार कौन है? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना हैं, रमेश बख्शी हैं, कुसुम कुमार हैं, या राजी सेठ। तो मादा मिट्टी के जो लेखक हैं, इस रचना के जो रचनाकार हैं वह हैं कुसुम कुमार। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, मादा मिट्टी के लेखक कौन है? कुसुम कुमार। अब इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, देखिए अगला प्रश्न है, प्रसाद के नाटकों का सही अनुक्रम कौन सा है? जयशंकर प्रसाद के नाटकों का सही अनुक्रम क्या है? ऑप्शन दिए गए हैं विशाख, अजाशत्रु, स्कंदगुप्त, या राजश्री। तो देखिए यहाँ पर जयशंकर प्रसाद के नाटकों का सही अनुक्रम क्या होना चाहिए? तो देखिए आप लोगों को पता है कि जयशंकर प्रसाद का जो इन चारों में से पहला नाटक है वह है राजश्री। क्योंकि अगर आप प्रकाशन वर्ष की बात की जाए तो सबसे पहले राजश्री है, जिसका प्रकाशन 1915 में हुआ था। याद रखिएगा, राज्यश्री का प्रकाशन हुआ था 1915 में। उसके बाद जो प्रकाशन था वह था विशाख का। विशाख का प्रकाशन हुआ था 1921 में। याद रखिएगा। अब इसके बाद देखिए तीसरा जो जयशंकर प्रसाद का नाटक है वह है अजातशत्रु। याद रखिएगा, इसका प्रकाशन हुआ था 1922 में। अब इसके बाद जो चौथे नंबर पर आता है वह है स्कंदगुप्त, जिसका प्रकाशन वर्ष है 1928। तो इस क्रम के हिसाब से यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। याद रखिएगा, राज्यश्री, विशाख, अजात और स्कंदगुप्त, ये क्रम यहाँ पर जयशंकर प्रसाद के नाटकों का सही अनुक्रम होगा। 1915 में राज्यश्री आया था, विशाख 1921 में प्रकाशन वर्ष है, अजातशत्रु का 1922 है, और स्कंदगुप्त का जो प्रकाशन वर्ष है वह है 1928। याद रखिएगा, ये क्रम आपसे पूछा जा सकता है। जयशंकर प्रसाद के जो नाटक है उनका क्रम। इस प्रश्न को करने के लिए आपको जो है प्रकाशन वर्ष याद होना बहुत जरूरी है। अब देखिए अगला प्रश्न है, बादशाह बेगम गुलाम नाटक के रचनाकार हैं? देखिए कितना महत्वपूर्ण और शानदार प्रश्न है कि बादशाह बेगम गुलाम नाटक के रचनाकार हैं। ऑप्शन ए मोहन राकेश, बी सुरेंद्र वर्मा, या सी गिरिराज किशोर, या ऑप्शन डी राजी सेठ। तो देखिए बादशाह बेगम गुलाम नाटक के जो नाटककार हैं, रचनाकार हैं, वह हैं गिरिराज किशोर। याद रखिएगा, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। बादशाह बेगम गुलाम नाटक के जो लेखक हैं, रचनाकार हैं, वह हैं गिरिराज किशोर। याद रखिएगा, ऐसे ही प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। अब देखिए अगला प्रश्न है, आला अफसर
के रचनाकार हैं? आला अफसर के रचनाकार हैं। ऑप्शन ए मुद्राक्षस, बी भुवनेश्वर, सी लक्ष्मी नारायण लाल या ऑप्शन डी सुरेंद्र वर्मा। तो देखिए ये जो रचना है आला अफसर किस लेखक की है? तो राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा बताइए। तो ये रचना जो है किस लेखक की है? आला अफसर के रचनाकार कौन है? मुद्राक्षस हैं या भुवनेश्वर हैं, लक्ष्मी नारायण लाल हैं या सुरेंद्र वर्मा हैं? तो देखिए आला अफसर के जो लेखक हैं वह है मुद्राक्षस। ये रचना किसकी है? मुद्राक्षस। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है। देखिए साथ ही साथ आप भी कोशिश कीजिएगा कि प्रश्न आपके सही जाएं। तो आप लोग भी साथ ही साथ कोशिश कीजिएगा कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न आप लोग सही कर पाएं। अब देखिए अगला प्रश्न है, सुनो सैफाली के रचनाकार हैं। ऑप्शन ए कुसुम कुमार, बी रेखा जैन, सी उपेंद्र नाथ अस्क या ऑप्शन डी धूमिल। तो देखिए सुनो सैफाली कृति के लेखक कौन है? रचना के रचनाकार कौन है? कुसुम कुमार की रचना है या रेखा जैन की रचना है, उपेंद्र नाथ की है या धूमिल की? तो याद रखिएगा सुनो सैफाली के जो रचनाकार हैं वह है कुसुम कुमार, यानी ये कृति किसकी है? कुसुम कुमार इसके लेखक हैं। याद रखिएगा सुनो सैफाली के रचनाकार कौन है? कुसुम कुमार। अब इसके बाद अगला प्रश्न है, घास और घोड़ा नाटक के रचयिता हैं। घास और घोड़ा नाटक के रचयिता हैं। ऑप्शन ए उपेंद्र नाथ अस्क, बी गिरिराज किशोर हैं, सुरेंद्र वर्मा या ऑप्शन डी शिवानी। तो घास और घोड़ा नाटक के लेखक कौन है? कौन है नाटक के रचनाकार? घास और घोड़ा नाटक के रचनाकार कौन है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी गिरिराज किशोर। याद रखिएगा यह कृति किसकी है? नाटक के रचनाकार कौन है? गिरिराज किशोर घास और घोड़ा नाटक के लेखक हैं। याद रखिएगा। अब इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है। देखिए अगला प्रश्न है कि सत्तोला नाटक के रचयिता हैं। ऑप्शन ए रमेश बख्शी, बी चंद्रकांता, सी मुद्राक्षस या ऑप्शन डी निर्मल कुमार। तो देखिए संतोला नाटक के रचनाकार कौन है? राइट आंसर क्या होगा इस प्रश्न का बताइए। संतोला नाटक के रचनाकार कौन है? रमेश बख्शी हैं, चंद्रकांता हैं, मुद्राक्षस हैं या निर्मल वर्मा हैं? तो देखिए इस प्रश्न का जो राइट आंसर है ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। सत्तोला नाटक के जो रचयिता हैं वह है मुद्राक्षस। या जो रचना है वो किसकी है? ये नाटक किसका है? मुद्राक्षस का। अब इसके बाद देखिए अगला प्रश्न आपसे यहाँ पर पूछा गया है। देखिए अगला प्रश्न है कि जैनेन्द्र कुमार के उपन्यासों का सही अनुक्रम कौन सा है? जैनेन्द्र कुमार के उपन्यासों का सही अनुक्रम कौन सा है? अब देखते हैं कौन कौन से उपन्यास दिए गए हैं। तो देखिए उपन्यास हैं त्यागपत्र, कल्याणी, सुखदा और सुनीता। तो जैनेन्द्र कुमार के बारे में अगर आपने पढ़ा होगा, इनकी रचनाओं के बारे में पढ़ा होगा तो आपको इनके उपन्यास पता होंगे और ये क्रम आपसे सही हो जाएगा। तो देखिए उपन्यास जैनेन्द्र कुमार का सबसे पहला यहाँ पर उपन्यास कौन सा आएगा? त्यागपत्र है या कल्याणी है, सुनीता है या सुखदा? तो देखिए मैं आपको बता दूं यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पर सबसे पहले जो उपन्यास आएगा वह है सुनीता। याद रखिएगा। उसके बाद है त्यागपत्र, फिर आएगा कल्याणी और फिर सुखदा। क्यों? अब इस प्रश्न को हम कैसे कर सकते हैं? हमें इनके प्रकाशन वर्ष पता होना चाहिए। जैसे सुनीता का जो प्रकाशन वर्ष है वो मैं आपको बता दूं 1935 में प्रकाशित हुआ था। इसके बाद अगर बात की जाए त्यागपत्र तो 1937 में, और इसके बाद कल्याणी 1939 में प्रकाशित हुआ था। तो इस क्रम से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ पर कौन सा विकल्प सही होगा। 35, फिर 1937, फिर 1939। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर होगा। सुनीता सबसे पहले, फिर त्यागपत्र, फिर कल्याणी और फिर सुखदा। राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन बी। इनके प्रकाशन वर्ष के आधार पर आप इस प्रश्न को कर सकते हैं। अब इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है। देखिए अगला प्रश्न आपसे पूछा है कि भूषण की कविता का प्रधान स्वर है। ऑप्शन ए व्यंग्यात्मक, प्रशस्ति परक, श्रृंगारिक या कारुणिक। तो देखिए भूषण जी की जो कविता है उनका प्रधान स्वर क्या है? सरल प्रश्न है। ऑप्शन यहाँ पर राइट कौन सा होगा? बी प्रशस्ति परक। याद रखिएगा क्योंकि जिन्होंने की जो रचना है उस रचनाओं में इन्होंने शिवाजी की भी प्रशंसा की है, छत्रसाल की भी प्रशंसा की है। तो इनकी जो कविता का प्रधान स्वर है वह है प्रशस्ति परक। अब इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है। देखिए एक और शानदार महत्वपूर्ण प्रश्न है, कवि कालिदास के जीवन पर आधारित नाटक है। काफी अच्छा प्रश्न है परीक्षा के लिए। कवि कालिदास के जीवन पर आधारित नाटक है। ऑप्शन ए आधे अधूरे,
या ऑप्शन बी शकुंतला, सी स्कंदगुप्त या आषाढ़ का एक दिन। तो कालिदास जी के जीवन पर केंद्रित नाटक कौन सा है, पर आधारित कौन सा नाटक है? आधे अधूरे है या शकुंतला, स्कंदगुप्त है या आषाढ़ का एक दिन? तो राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा? ऑप्शन डी। याद रखिएगा, कवि कालिदास जी के जीवन पर केंद्रित नाटक या आधारित नाटक है वह है आषाढ़ का एक दिन। और आषाढ़ का एक दिन किसकी रचना है? अगर ये प्रश्न बने एग्जाम में कि आषाढ़ का एक दिन की रचनाकार कौन है, तो याद रखिएगा मोहन राकेश की यह रचना है। ठीक है, ये क्लियर है आपको? अब देखिए अगला प्रश्न है, लहरों के राजहंस का नायक नंद किसका प्रतीक है? ऑप्शन ए संशयशील मानव का प्रतीक, या ऑप्शन बी सामाजिक व्यक्ति का, सी राजनैतिक व्यक्ति का प्रतीक, या ऑप्शन डी धर्म का प्रतीक। तो देखिए लहरों के राजहंस का नायक नंद किसका प्रतीक है? तो पहले तो आपको ये क्लियर होना चाहिए कि लहरों के राजहंस के लेखक कौन हैं। तो याद रखिए लहरों के राजहंस के जो लेखक हैं वह है मोहन राकेश, और लहरों के राजहंस एक नाटक है। तो याद रखिएगा लहरों के राजहंस नाटक के लेखक कौन है? मोहन राकेश। अब इसके बाद प्रश्न बनता है कि लहरों के राजहंस का जो नायक है नंद, वह किसका प्रतीक है? तो इसके लिए सबसे पहले आपको लहरों के राजहंस जो नाटक है उसके बारे में पढ़ना होगा। अगर आपने पढ़ा होगा तो आपके लिए प्रश्न कुछ भी नहीं है, काफी सरल प्रश्न है अगर आपने इसके बारे में पढ़ा है तो सबसे पहले यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए संशयशील मानव का प्रतीक। जिन लोगों को पता है अच्छी बात है, अगर नहीं पता तो वो लोग एक बार लहरों के राजहंस नाटक के बारे में जरूर पढ़ लें, जिससे आपको ये प्रश्न समझ में आ जाएगा। लहरों के राजहंस का नायक नंद किसका प्रतीक है? ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा, संशयशील मानव का प्रतीक। अब देखिए अगला प्रश्न है, पेपर वेट नामक नाटक के रचयिता हैं? ऑप्शन ए रमेश बख्शी, बी जयशंकर प्रसाद, सी उग्र, या ऑप्शन डी सुदर्शन। तो देखिए राइट आंसर यहाँ पर क्या होना चाहिए? पेपर वेट नामक नाटक के रचनाकार कौन है? तो राइट आंसर क्या होगा? रमेश बख्शी हैं, जयशंकर प्रसाद हैं, या सुदर्शन हैं? तो देखिए पेपर वेट नामक नाटक के जो रचनाकार हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए रमेश बख्शी ना होकर रमेश उपाध्याय होना चाहिए। ऑप्शन सही कर लीजिएगा। पेपर वेट नामक नाटक के जो रचनाकार हैं वह है रमेश उपाध्याय, यानी ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा पेपर वेट नामक नाटक के जो रचनाकार हैं वह है रमेश उपाध्याय। अब इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, अश्वत्थामा किस नाटक का प्रमुख पात्र है? अश्वत्थामा किस नाटक का प्रमुख पात्र है? इस प्रश्न के लिए तो विकल्प की भी जरूरत नहीं है। तो राइट आंसर यहाँ पर देखिए सामने ही आपको दिखाई दे रहा है, ऑप्शन डी अंधा युग। काफी सरल प्रश्न है, अश्वत्थामा किस नाटक का प्रमुख पात्र है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी अंधा युग। अब इसके बाद देखिए आगे यहाँ पर आपसे प्रश्न पूछे गए हैं। देखिए निम्नलिखित में से ज्ञानदेव का नाटक कौन सा है? ऑप्शन ए नेफा की एक शाम, आधे अधूरे, मुद्राक्षस, या मरजीवा। तो ज्ञानदेव का नाटक कौन सा है? इन चार विकल्प में से राइट आंसर क्या होगा? निम्नलिखित में से ज्ञानदेव का नाटक कौन सा है? मुद्राक्षस है, या आधे अधूरे हैं, मरजीवा है, या नेफा की एक शाम। तो देखिए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, पहला ही विकल्प सही हो जाएगा, ऑप्शन ए नेफा की एक शाम, जो कि ज्ञानदेव का नाटक है। याद रखिएगा कौन है इसके रचनाकार? ज्ञानदेव है। नेफा की एक शाम जो कि ज्ञानदेव का एक नाटक है। अब इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, मोहन राकेश के किस नाटक में कालिदास की प्रणय कथा का अनुकरण है? अभी ये प्रश्न आया था, मोहन राकेश के किस नाटक में कालिदास की प्रणय कथा का अनुकरण है? चंद्रगुप्त में है, आषाढ़ का एक दिन, आधे अधूरे, या स्कंदगुप्त। तो देखिए राइट आंसर क्या होगा? मोहन राकेश के किस नाटक में कालिदास की प्रणय कथा का अनुकरण है? तो देखिए सी और डी तो यहाँ पर वैसे ही गलत हैं, क्योंकि चंद्रगुप्त और स्कंदगुप्त दोनों ही जयशंकर प्रसाद जी के नाटक हैं, ना कि मोहन राकेश के। तो सी और डी तो यहाँ पर वैसे ही गलत हो गया। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट हो जाएगा, आषाढ़ का एक दिन। अभी मैंने आपको बताया था कि कालिदास के जीवन पर आधारित है। कौन सा नाटक है? आषाढ़ का एक दिन। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अब इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, अब देखिए अगला प्रश्न है, भारतेंदु ने किस कृति की रचना एक ही रात में की थी? ऑप्शन ए अंधेर नगरी, बी विद्या सुंदर, सी नील देवी, या सती प्रताप।
तो भारतेंदु हरिश्चंद्र की ऐसी कौन सी कृति है जिसकी रचना एक रात में इन्होंने की थी? अंधेर नगरी है, विद्या सुंदर है, नील देवी या सती प्रताप? तो भारतेंदु ने किस कृति की रचना एक ही रात में की थी? ऑप्शन ए अंधेर नगरी। याद रखिएगा, ये प्रश्न जो है पूछा जा सकता है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र की कौन सी कृति है जिसकी रचना एक रात में की गई थी? तो ऑप्शन ए यहाँ पर हो जाएगा अंधेर नगरी। अब इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, जयशंकर प्रसाद के किस नाटक में राष्ट्रीय एकता एवं देशभक्ति के स्वर हैं? जयशंकर प्रसाद के किस नाटक में राष्ट्रीय एकता एवं देशभक्ति के स्वर हैं? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त, कामना, ध्रुव स्वामिनी या एक घूंट? तो जयशंकर प्रसाद का कौन सा नाटक है जिसमें राष्ट्रीय एकता एवं देशभक्ति का स्वर है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बताइए कौन सा नाटक है? ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा, चंद्रगुप्त। याद रखिए जयशंकर प्रसाद का कौन सा नाटक है जिसमें राष्ट्रीय एकता की भावना के बारे में बताया है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अब देखिए अगला प्रश्न है, कारण न होने पर यदि कोई कार्य संपन्न हो रहा है तो वह कौन सा अलंकार होता है? ऑप्शन ए भ्रांति, प्रतीप, विरोधाभास या विभावना? तो बताइए कौन सा अलंकार होना चाहिए कि जहां पर कारण का अभाव है फिर भी कार्य संपन्न हो रहा है, तो वहां पर कौन सा अलंकार होता है? याद रखिए ऑप्शन डी विभावना। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा विभावना। जहां पर कारण जो है ना होने पर भी यदि कार्य संपन्न हो रहा है तो वहां पे कौन सा अलंकार होता है? विभावना अलंकार। याद रखिएगा, जहां पर कारण का अभाव हो फिर भी कार्य संपन्न हो रहा हो तो वहां पर विभावना अलंकार होता है। अब इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि काव्य में अनावश्यक शब्दों का प्रयोग कहलाता है? बताइए काव्य में अनावश्यक शब्दों का प्रयोग कहलाता है, तो राइट आंसर क्या होगा? देखिए ऑप्शन दे रखे हैं ए बी सी डी। यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? काव्य में अनावश्यक शब्दों का प्रयोग कहलाता है असंगति। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए आगे यहाँ पर प्रश्न जो आपसे पूछा गया है, सर्वप्रथम नायक नायिका भेद किस ग्रंथ में हुआ? सर्वप्रथम नायक नायिका भेद किस ग्रंथ में हुआ? ऑप्शन ए काव्य अलंकार, नाट्यशास्त्र या काव्यदर्श या साहित्य दर्पण? तो सर्वप्रथम नायक नायिका भेद किस ग्रंथ में हुआ था? राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी नाट्यशास्त्र में। याद रखिएगा। अब इसके बाद अगला प्रश्न है, प्रयाण रस की महत्ता सर्वप्रथम किसने स्वीकार की? विश्वनाथ ने, जगन्नाथ ने, रुद्रट ने या उद्भट ने? प्रयाण रस की महत्ता सर्वप्रथम किसने स्वीकार की थी? ऑप्शन सी रुद्रट। अब इसके बाद देखिए आगे यहाँ पर आपसे प्रश्न पूछा गया है। देखिए प्रश्न है कि ध्वन्यालोक के रचयिता कौन है? पतंजलि हैं या वामन हैं, आनंद वर्धन हैं या विश्वनाथ हैं? तो देखिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? कौन है इसके रचनाकार? आनंद वर्धन। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा ध्वन्यालोक के जो रचनाकार हैं वह हैं आनंद वर्धन। अब प्रश्न है कि प्रथम सूफी प्रेमाख्यान काव्य के रचयिता हैं? प्रथम सूफी प्रेमाख्यान काव्य के रचयिता हैं नूर मोहम्मद या ऑप्शन बी जायसी, सी मुल्ला दाऊद या ऑप्शन डी कुतुबन? तो प्रथम सूफी कवि किसे माना जाता है? मैंने पहले भी आपको बताया था प्रथम सूफी कवि माना जाता है मुल्ला दाऊद को। और कौन सी रचना जो है प्रथम सूफी रचना मानी जाती है? चंदायन। मैंने आपको पहले भी बताया था। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी मुल्ला दाऊद। अब देखिए अगला प्रश्न है, हिंदी प्रदीप के यशस्वी संपादक का नाम है? ऑप्शन ए राधा कृष्ण गोस्वामी, बी बालकृष्ण भट्ट, सी अंबिका दत्त व्यास या लाला भगवान दीन? तो राइट आंसर क्या होना चाहिए? हिंदी प्रदीप के संपादक का नाम क्या है? काफी सरल प्रश्न है, आप लोगों को पता होना चाहिए। हिंदी प्रदीप के संपादक का नाम है बालकृष्ण भट्ट। ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए आगे यहाँ पर आपसे प्रश्न पूछा गया है, काल के अनुसार रचनाकारों का सही अनुक्रम लिखिए। काल के अनुसार रचनाकारों का सही अनुक्रम लिखिए। तो ऑप्शन यहाँ पर दे रखे हैं, लाला श्रीनिवास दास, मुंशी प्रेमचंद, अमृतलाल नागर, कमलेश्वर, या मुंशी प्रेमचंद, लाला श्रीनिवास दास, अमृतलाल नागर या कमलेश्वर? तो यहाँ पर आपको काल के अनुसार सही अनुक्रम बताना है कि यहाँ पर राइट आंसर कौन सा होगा। तो ये जो प्रश्न है कि काल के अनुसार रचनाकारों का सही अनुक्रम लिखिए, ये प्रश्न आप लोगों के लिए दिया जा रहा है। याद रखिएगा, यहाँ तक जो भी विद्यार्थी आ चुके हैं आप लोग बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? काल के अनुसार रचनाकारों का सही अनुक्रम क्या होना चाहिए? ऑप्शन ए राइट होगा, बी होगा, सी या डी? जो भी राइट आंसर होगा
आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि इस प्रश्न का सही अनुक्रम क्या होना चाहिए। याद रखिएगा, यह प्रश्न आप लोगों के लिए दिया जा रहा है। अब इसके बाद आगे यहाँ पर प्रश्न देखते हैं। देखिए आगे यहाँ पर प्रश्न है, ध्वन्यालोक के आलोचक माने जाते हैं। ऑप्शन ए विश्वनाथ, अभिनव गुप्त, भट्टतोत या मंबट। तो देखिए ध्वन्यालोक के आलोचक माने जाते हैं, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अभिनव गुप्त। याद रखिए ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। ध्वन्यालोक के आलोचक माने जाते हैं अभिनव गुप्त। अब अगला प्रश्न है जो कि वीडियो का लास्ट प्रश्न है कि ध्वन्यालोक की टीका का क्या नाम है। ऑप्शन ए काव्य मीमांसा, लोचन, काव्य अलंकार या साहित्य दर्पण। तो देखिए ध्वन्यालोक की टीका का क्या नाम है। अभी मैंने आपको पहले प्रश्न बताया था कि ध्वन्यालोक के रचनाकार कौन है, तो याद रखिए आनंद वर्धन है, और इस पर लिखी गई टीकाएं दो थी जिसका नाम था चंद्रिका और लोचन, और वर्तमान में अभी जो उपलब्ध है वह है लोचन। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी लोचन। तो यहाँ पर जो विकल्प दिए गए हैं इसके हिसाब से राइट आंसर हो जाएगा लोचन, जो कि ध्वन्यालोक की टीका का नाम है। याद रखिएगा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो ये था वीडियो का लास्ट प्रश्न। उम्मीद है आपको आज के प्रश्न पसंद आए होंगे। वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे और महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।